ल यार कति माग्नु पर्यो होला है कतिको के कति खाँदै तो क्या वाकई नेपाल में आई इतनी बड़ी तबाही टल सकती थी? क्या नेपाल में इस भीषण नुकसान को कम किया जा सकता था? साहब, ये जो भयानक तस्वीरें आपने देखी, आप कुदरत को कोस रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि हमने ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाई तो ऐसा हो गया। लेकिन इससे भी अलग अगर आपको ये पता चले कि ये नेपाल और नेपाल के लोगों की पीठ पर छुरा भोंका गया, तो आप सोच कर देखिए। जी हाँ, एक खौफनाक धोखा हुआ है हमारे पड़ोसी नेपाल के साथ, और वो ऊपर बैठा धोखेबाज कोई और नहीं है, ड्रैगन चीन। चीन के कब्जे वाले तिब्बत की एक विशाल ग्लेशियर झील। अब सोचिए, झील फटी, तबाही का सैलाब नेपाल में घुसा, लेकिन चीन ने पहले से आगाह करने की भी जहमत नहीं उठाई। साहब, दुनिया से कोरोना छिपाने वाले चीन ने नेपाल और नेपाल पहुंचे विदेशी पर्यटकों को क्या यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया? मौत के सैलाब की बात को छिपा ले गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। टैब के स्पेशल एक्सप्लेनर में आज हम ड्रैगन के इसी सबसे बड़े और खूनी धोखे को आज टैप करेंगे। हम डिकोड करेंगे नेपाल और चीन के इस वन साइडेड लव को, जिसका खामियाजा आज नेपाल की जनता अपनी जान देकर चुका रही है। और अंत में हम ये साबित करेंगे कि नेपाल के लिए दुनिया में अगर कोई एक सच्चा दोस्त है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। कहानी को समझने के लिए ना आपको थोड़ा जियोग्राफी और थोड़ा साइंस को समझना होगा। आप सब जानते हैं कि नदियां, पहाड़, कुदरत कोई बॉर्डर नहीं मानते। सब चीन के कब्जे वाले तिब्बत में हिमालय की ऊंचाइयों पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण हजारों ग्लेशियर लेक्स बन गई हैं, यानी बर्फ के पिघलने से बनी विशाल झीलें। अब ये झीलें कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये पहाड़ों की चोटी पर रखे हुए टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब है। हाल ही में माउंट एवरेस्ट के पास नेपाल के थामे गांव के ठीक ऊपर तिब्बत के हिस्से में ऐसी ही एक झील का डैम टूट गया। इसे साइंस की भाषा में कहते हैं जियोलॉफी ग्लॉफ, यानी कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। करोड़ों लीटर बर्फीला पानी, बड़े बड़े चट्टान और मलबा किसी बुलेट ट्रेन की स्पीड से नीचे की तरफ दौड़े। अब नीचे कौन है? नेपाल। अब यहां चीन की गद्दारी का वो चैप्टर शुरू होता है जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। चीन के पास दुनिया का सबसे एडवांस सैटेलाइट सिस्टम है, उनके पास मॉनिटरिंग रेडार्स, सेंसर्स हैं, उस डैम के पास सीसीटीवी कैमरे तक थे। लगातार हेलीकॉप्टर से झील पर निगरानी रखी जा रही थी। चीन के कब्जे वाले तिब्बत में हर झील पर ड्रैगन की नजर है। अब ये जब झील फटी, जब पानी का बवंडर उठा, तब बीजिंग के कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों की स्क्रीन पर रेड अलर्ट फ्लैश हो रहा था। उन्हें पता था कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर नेपाल का थामे गांव मलबे में दफन हो जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने सिस्टम्स को म्यूट कर दिया। उन्होंने नेपाल की सरकार, नेपाल के प्रशासन, बॉर्डर आउटपोस्ट को कोई वार्निंग, कोई अलर्ट शेयर नहीं किया। जब तक नेपाल का सिस्टम इस खतरे को टैप कर पाता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैलाब गांव में घुस चुका था। स्कूल, क्लिनिक, पुल, पावर प्रोजेक्ट, सड़कें, सब कुछ एक झटके में बहने लगा। सब कुछ जलमग्न, तबाही। आप सब्जी मंडी जाते हैं, अगर आगे वाले ठेले पर कोई गाड़ी बेकाबू होकर घुस जाए ना, तो पीछे वाला दुकानदार तुरंत चिल्लाकर सबको अलर्ट कर देता है। ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर होता है, इंसानियत होती है। लेकिन चीन और इंसानियत, सब दो देशों के बीच डेटा शेयरिंग अग्रीमेंट होते हैं। 2018 में नेपाल और चीन के बीच एक एमओयू भी साइन हुआ था कि क्रॉस बॉर्डर नदियों में बाढ़ का कोई भी खतरा होगा तो रियल टाइम डेटा शेयर किया जाएगा। चीन ने शेयर नहीं किया, सिर्फ धोखा। मैं आपको ना एक वीडियो दिखाता हूं जो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से शेयर किया जा रहा है। अब दावा है कि ये वीडियो तिब्बत के उसी जीजांग ग्लेशियर झील का है जिसके फटने से नेपाल में तबाही आई, तिब्बत में। मैं इस वीडियो की देखिए मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन
अब सुन लीजिए, न्यालम काउंटी में मौजूद इस झील के मोरेन बांध के अचानक टूटने और उसके बाद आई विनाशकारी बाढ़ को कैमरे में रिकॉर्ड करने का दावा किया जा रहा है। और ये सच भी हो सकता है, क्योंकि चीन इसी तरह से भारत और नेपाल से लगी तिब्बत सीमा पर निगरानी रखता है। ऊंचाई वाले इन पहाड़ी इलाकों में चीन ने बेहद अल्ट्रा हाईटेक आधुनिक निगरानी नेटवर्क वहां पर बनाया हुआ है। इसमें सुनिए, रिमोट सेंसिंग स्टेशन, ऑटोमेटेड ड्रोन और कई दूसरी टेक्नोलॉजी शामिल। सब झील के पास लगाए गए सेंसर जैसे ही पानी का स्तर बढ़ता है ना, वो कंट्रोल रूम और ड्रोन सिस्टम को रियल टाइम अलर्ट भेजते हैं। एक तरीके का रेड अलर्ट। जैसे ही पानी का लेवल ऊपर गया, चीन के कब्जे वाले तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के अधिकारी और साइंटिस्ट्स की टीमें इन झीलों पर लगातार मॉनिटरिंग इनकी रखती है। वो साहब नियमित रूप से ऑटोमेटेड ड्रोन उड़ाकर या झीलों के पास लगाए गए कैमरों और ड्रोन स्टेशंस की मदद से पानी का लेवल, दरारों और ग्लेशियर के पिघलने के हालात को लगातार मॉनिटर करते हैं। वो रिकॉर्ड रखते हैं। चीनी एजेंसियों और रिसर्चर्स को पहले से पता था कि ये झील बेहद खतरे वाली और सीरियस हालत में थी। पहले से पता था, वार्निंग थी। लेकिन नेपाल को चीन की तरफ से दिया गया रियल टाइम वार्निंग काफी देर से पहुंचा, जिसके कारण नीचे की ओर बसे इलाकों में जबरदस्त तबाही। हालांकि दोनों देशों के बीच आपदा से जुड़ी जानकारी साझा करने के समझौते मौजूद हैं, लेकिन नेपाल के अधिकारियों ने कहा कि झील के फटने के दौरान सही जानकारी और पानी के लेवल से जुड़े अलर्ट तुरंत नहीं भेजे गए। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, दोबारा से सुनिए, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट यानी कि ICIMOD ने पहले ही चेतावनी दी थी कि ये झील कभी भी फट सकती है। वार्निंग थी। लेकिन ऐसी सामान्य चेतावनी और बाढ़ आने से 1-2 घंटे पहले जारी किए जाने वाले लाइव अर्ली वार्निंग में बहुत बड़ा अंतर होता है। नेपाल को सही समय पर ऐसी वार्निंग मिलती, चेतावनी मिलती, तो शायद ये नुकसान कम हो सकता था, तबाही कम हो सकती थी, जाने कम जा सकती थी। पहले से सूचना ना मिलने के कारण नेपाल के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के पास सुरक्षित जगहों पर जाने और समय रहते बचाव करने का टाइम ही नहीं था। अचानक से सब कुछ हुआ। नेपाल के जर्नलिस्ट, वहां के बड़े अखबार आज खुलेआम लिख रहे हैं, खुलेआम, व्हाई वाज काठमांडू नॉट वार्न्ड, खुलकर लिख रहे हैं। क्यों काठमांडू को अंधेरे में रखा गया? ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है दोस्तों, समझिए। ये आप कह लीजिए, ये कोरोना की तरह ये भी एक तरीके का मैन मेड क्राइसिस है। ये मैन मेड तबाही है। वार्निंग थी, पता था। ये चीन का वाटर टेररिज्म है। आज नेपाल की मीडिया में एक शब्द बहुत गूंज रहा है, वन साइडेड लव, एक तरफा प्यार। नेपाल के कुछ नेताओं ने ना पिछले 1 दशक में भारत से आंखें फेरकर चीन की गोद में बैठने की जो ऐतिहासिक भूल की, आज उसी वन साइडेड लव का खामियाजा पूरा नेपाल के लोग भुगत रहे हैं। नेपाल ने चीन को क्या नहीं दिया? आप सोचिए ना, पोखरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का ठेका किसे? चीन को। नेपाल ने अपने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स चीन की कंपनी को सौंप दिए। साहब, नेपाल के वामपंथी नेताओं ने बीजिंग जाकर शी जिनपिंग के साथ रेड कार्पेट पर तस्वीरें खिंचवाई। उन्होंने ना ड्रैगन पर आंख बंद करके भरोसा किया, और बदले में ड्रैगन ने क्या किया? पोखरा इंटरनेशनल आज सफेद हाथी बन चुका है। नेपाल चीन के डेट ट्रैप यानी कि कर्ज के जाल में पूरी तरह से फंस चुका है, और अब ये मौत का सैलाब। धोखेबाज चीन की इसी धोखेबाज फितरत को टैप करना आज साहब पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। और ये पहली बार नहीं है, देखिए, ये पहली बार नहीं है जब चीन ने कोई क्रिटिकल जानकारी दुनिया से छिपाई। हम कैसे भूल सकते हैं 2019-2020 का वो दौर, कोविड, कोरोना, वुहान की लैब में क्या हुआ था? कोरोना वायरस इंसान से इंसान में फैल रहा था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को ये बात हफ्तों पहले से पता थी, लेकिन उन्होंने WHO को नहीं बताया। उन्होंने दुनिया की फ्लाइट्स नहीं रोकी। उन्होंने सच्चाई पर पर्दा डाल दिया। क्या हुआ नतीजा? आज 250-300 लोग मरे। उस वक्त तो सोचिए कितने लोगों की मौतें हुई थी पूरी दुनिया में। लाखों लोगों ने चीन की इस लापरवाही या चीन के धोखे के चक्कर में जान गंवा दी। करोड़ों परिवार उजड़ गए। जो देश एक वायरस की जानकारी पूरी मानव जाति से छुपा सकता है ना, आपको क्या लगता है साहब, वो देश नेपाल को एक ग्लेशियर फटने की जानकारी देगा? नेपाल के लोग मरे, चीन को फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। ये ना चीन का डीएनए,
चीन कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। चीन सिर्फ अपना फायदा देखता है, सिर्फ अपना। नेपाल के जो लोग या नेपाल के जो गांव आज बर्बाद हुए ना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा खड़ा होने में साहब कई साल लग जाएंगे। चीन तिब्बत में लगातार बड़े बड़े डैम्स बना रहा है। चीन नदियों का रुख मोड़ रहा है। वो पानी को एक हथियार की तरह, इसे वाटर टेररिज्म कह सकते हैं आप, वो पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो डेटा इसलिए नहीं देता क्योंकि वो नहीं चाहता कि दुनिया की सैटेलाइट्स या साइंटिस्ट चीन के कब्जे वाले तिब्बत में झांक कर देखे कि वहां असल में ड्रैगन कर क्या रहा है। अपनी चालाकी छुपाने के लिए, अपनी सीक्रेट मिलिट्री और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को कवर करने के लिए उसने नेपाल के मासूम लोगों को सैलाब में मरने के लिए छोड़ दिया। ये नेपाल के लिए ना एक बहुत बड़ा आलाम है। जो देश आपके बुरे वक्त में आपको एक फोन कॉल तक नहीं कर सकता ना, वो आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनेगा। अब आप सिक्के का ना दूसरा पहलू दिखाते हैं। जब कोई मुसीबत आती है ना, तो असली भाई, असली दोस्त कौन होता है ना, इसकी पहचान हो ही जाती है। नेपाल को आज भारत और चीन के बीच का फर्क समझना होगा, समझ आ रहा होगा। आप जानते हैं, जैसे ही नेपाल में तबाही की खबर आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत नेपाल के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की। भारत के प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की तुरंत। उन्होंने साफ कर दिया, साहब नेपाल अकेला नहीं है। 140 करोड़ भारतीय आज आपके साथ खड़े हैं। भारत ने नेपाल अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत तुरंत मानवीय सहायता और राहत सामग्री भेज दी है। भारत ने पहली खेप में 10 टन राहत बचाव सामग्री और जरूरी दवाइयां काठमांडू भेज दी। इसके तुरंत बाद हिंडन एयरबेस से भारतीय वायुसेना के C-17 विमान के जरिए 35 टन से ज्यादा की दूसरी खेप भी रवाना की गई है, जहां ड्रैगन ने डेटा छुपाकर खूनी धोखा दिया। वहीं भारत ने बिना एक सेकंड गवाए मदद का हाथ आगे बढ़ा दिया। साहब, यही फर्क है एक धोखेबाज और एक सच्चे पड़ोसी में। साहब, संकट चाहे भूकंप का हो या बाढ़ का, भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। आपको 2015 याद है? अप्रैल 2015 जब नेपाल ने 7.1 रिक्टर स्केल का भूकंप, भयंकर भूकंप आया था, याद करिए। काठमांडू दहल गया था, धरहरा टावर गिर गया था, याद है आपको? हजारों लोग मलबे में दबे थे। तब सबसे पहले कौन पहुंचा था? बीजिंग से कोई फ्लाइट नहीं आई थी साहब। सबसे पहले अगर किसी ने अपना हाथ बढ़ाया तो वो भारत था, भारत। भूकंप आने के चंद घंटों के भीतर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन मैत्री लॉन्च किया था, याद करिए, भूले नहीं हैं लोग। इंडियन एयरफोर्स के प्लेन, एनडीआरएफ की टीमें मेडिकल सप्लाईज, टेंट, राशन लेकर काठमांडू लैंड कर गए थे। भारत ने ये नहीं देखा कि नेपाल के साथ कौन सी ट्रीटी साइन हुई है। भारत ने देखा कि हमारा छोटा भाई दर्द में है। भारत ने नेपाल को अपने गले से लगाया। और नदियों की बात करते हैं ना, नदियों की, भारत और नेपाल के बीच भी कई नदियां बहती हैं। कोसी, गंडक, कर्णाली। हर साल मानसून में जलस्तर बढ़ता है, लेकिन भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम काम करता है। भारत रियल टाइम डेटा शेयर करता है। जब भी बॉर्डर पर नदियों का लेवल बढ़ता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर कंट्रोल रूम्स एक दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। भारत इंसानियत में विश्वास रखता है और ड्रैगन अधिग्रहण में। चीन विस्तारवाद में विश्वास रखता है। चीन के लिए नेपाल सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है, जिसका इस्तेमाल वो भारत को घेरने के लिए करना चाहता है। और आज नेपाल की तबाही चीन के लिए वेकअप कॉल की तरह है।